नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th इंग्लिश की बुक पूर्वी के यूनिट नंबर 2 का ए फनी मैन। और वैसे मैं अगर चैप्टर वाइज नंबर की बात करूं तो ये होगा दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसके अंदर हमारी एक बहुत ही मज़ेदार सी कविता दी हुई है जिसको कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो मेरी एक्टिविटी दी हुई है, चलिए इसको कर लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट मेक यू लाफ। क्या कह रहे हैं कि अपने चारों तरफ उन चीज़ों को, उन लोगों को देखो जो कि आपको हंसाते हों। तो जो भी आपको हंसाता हो, आपका भाई, आपका दोस्त, या फिर कोई चीज़ जिसको देख के आपको हंसी आती है, कोई फनी सा दिखने वाला खिलौना, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको उनके नाम लिख देने हैं। राइट देम इन दी बबल गिवन बिलो। ये जो बबल दिया है इसमें उनके नाम लिखो। शेयर द रीज़न फॉर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। और आपने इनके ही नाम क्यों लिखे हैं, इसके कारण को आप अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग सीधे इस पोयम पर आते हैं। लेकिन इस पोयम को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वन डे a funny kind of man come walking down this street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. क्या इसका मतलब? वन डे यानी एक दिन, a funny kind of man, एक फनी मतलब एक मजाकिया दिखता हुआ, एक बहुत ही मजाकिया सा दिखता हुआ व्यक्ति, कम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट, इस सड़क पर चलते हुए आया, मतलब इस सड़क पर चलते हुए आया। ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड, उसने अपने सिर पर एक जूता पहन रखा था, जैसा कि ये आप देख सकते हो ना इमेज में। वैसे ये इसी व्यक्ति की बात करें कि ये जो व्यक्ति है इसने अपने सिर पर ऐसे जूता पहना हुआ था। एंड हैट अपॉन हिज फीट, और उसने अपने फीट यानी कि अपने पैरों में क्या पहन रखी थी दोस्तों? हैट, यानी कि ऐसे टोपी पहन रखी थी। मतलब जिस जिसको सिर पे पहनना चाहिए उसने उसको पैर में पहना था, और जिसको पैर में पहनना चाहिए उसने उसको सर पर पहना था। He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. क्या कह रहे हैं? He raised the shoe and smiled at me. तो इस फनी व्यक्ति ने जब राइटर को देखा है तो ये मुस्कुराया और उसने अपने ये जो शू है इसको अपने हाथ से थोड़ा ऊपर उठाया। देखिए दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये एक तरीके से हेलो कहने का तरीका होता है। ठीक है, जब आप किसी से मिलते हो तो आप उसको हेलो कहने में, पहले के टाइम पे होता था, अब नहीं होता है, लेकिन पहले के टाइम पे सभी लोग टोपियां पहना करते थे खूब। ठीक है, तो जब भी वो किसी को मिलते थे, हेलो करना होता था तो ये अपनी टोपी को ऐसे हल्के से हाथ से यूँ उठाते थे। ठीक है, इसका मतलब होता है हेलो। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है ये अपने शू को, क्योंकि इसने टोपी की जगह शू पहन रखा है ना, तो अपने शू को ऊपर उठाता है, मतलब ये हेलो कह रहा है इस व्यक्ति को। ठीक है, और राइटर की तरफ वो देख के मुस्कुराता है। हिज मैनर्स वर पोलाइट, इसके जो मैनर्स हैं वो कैसे हैं? बहुत ही पोलाइट हैं। ठीक है ना, मतलब इसका जो बिहेवियर है, वर्ताव है, वो कैसा है? बहुत ही पोलाइट है। पोलाइट मतलब क्या होता है? पोलाइट मतलब ऐसा बर्ताव जो कि दूसरों के प्रति बहुत ही सम्मानजनक हो, बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, राइटर कह रहे हैं लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा फनी दिखने वाला व्यक्ति, ऐसा फनी दिखने वाली साइट, ऐसे फनी दिखने वाला दृश्य मैंने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा, यही कह रहे हैं। ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज एंड टेकिंग आउट अ कनकरेंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज। क्या इसका मतलब? ही सेड, उसने कहा, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद आ रोज। ये जो व्यक्ति है क्या कह रहा है कि मुझे आप इजाज़त दें कि मैं आपको गुलाब दे सकूं। ठीक है, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग हैं ना, वो किसी को गिफ्ट जब देते थे पहले तो ऐसे ही लाइंस का यूज़ करते थे, ऐसी चीज़ी लाइंस का यूज़ करते थे। ठीक है, ये एक तरीके से पोलाइटली किसी को गिफ्ट देने का तरीका होता है।
ठीक है, कि मुझे आपको ये गुलाब देने दें, या फिर मुझे ये मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, कृपया कर आप इसको ग्रहण कर लें, या फिर ये लीजिए आपके लिए सुंदर सा तोहफा, ऐसे। ठीक है, तो ये इज्जत के साथ में कहने का तरीका है। अच्छा, एक और चीज़, जो ये व्यक्ति है ये बहुत ही इज्जत के साथ में पेश आ रहा है, जो राइटर हैं उनके लिए योर हाइनेस यूज़ कर रहा है। योर हाइनेस जो राजा महाराजा होते हैं, जो महारानियाँ होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है ये क्या कह रहा है कि मुझे, मतलब लेखिका से कह रहा है कि भाई आप मुझे इस प्यारे से जो ये गुलाब है इसको आपको देने की आज्ञा दें। एंड टेकिंग आउट अ कंकरेंट बन। अच्छा, इसने क्या बोला कि मैं आपको गुलाब देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये अपनी जेब से क्या निकालता है, एक बन निकालता है, जो खाने वाला बन नहीं होता है जिसमें चेरी वेरी लगी होती है, ये वैसा बन निकालता है। ठीक है, और एकदम राइटर जो है उनकी एकदम नाक के ऊपर धर देता है, मतलब एकदम नाक में करीब से रख देता है। I staggered back against the wall and then I answer, well, I never saw a rose with such a funny looking smell. क्या कह रहे हैं? I staggered back against the wall. अब अगर कोई आपके मुंह पे एकदम से कोई चीज़ सामने कुछ रख देगा तो चौंक जाओगे कि नहीं चौंक जाओगे? तो जो ये राइटर हैं ये भी चौंक गई हैं, और ये स्टैगर्ड यानी थोड़ी लड़खड़ा के दीवार की तरफ थोड़ा लड़खड़ा के पीछे चली गई हैं। फिर इन्होंने जवाब दिया, वेल, मैंने कभी भी ऐसा गुलाब, इतने मजाकी स्मेल वाला गुलाब नहीं देखा। क्योंकि भाई वो गुलाब था ना, वो तो बन है कि नहीं है। तो राइटर यही कह रही कि मैंने कभी ऐसी मजाकी स्मेल वाला गुलाब नहीं देखा। राइटर कह रही है ये बात। He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. क्या कह रहे हैं? उसके बाद में उसने सॉन्ग यानी कि गाना गाना शुरू कर दिया। He then began to sing a song. फिर उसने गाना गाना शुरू कर दिया। And sat down on the ground. और वहीं ज़मीन पर वो बैठ गया। You never heard in all your life. तुमने कभी भी, ये जो है ना, अब ये राइटर ही कह रही है, ये अपनी तरफ से रिमार्क हम लोग के लिए बोल रही हैं कि तुम लोगों ने कभी भी ऐसा फ़नी सुनने वाला साउंड अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। मतलब वो इतना फ़नी गाना गा रहा था कि राइटर कह रही कि तुमने कभी भी इतना फ़नी गाना अपने जीवन में नहीं सुना होगा। माई फ्रेंड, वाई डू यू वेयर टू हैट्स अपॉन योर फीट, आई सेड। ही टर्न द अदर वे अबाउट एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हैड। क्या कह रहे कि भाई, माई फ्रेंड, जो राइटर है पूछते हैं मेरे दोस्त, वाई डू यू वेयर टू हैट्स अपॉन योर फीट, तुमने अपने पैरों में ये दो टोपियां क्यों ऐसे पहन रखी हैं, क्यों डाल रखी हैं? कौन? राइटर ये चीज़ पूछ रही हैं। ही टर्न द अदर वे अबाउट, तो ये सुनने पे जो वो फनी व्यक्ति है वो दूसरी तरफ मुड़ता है, घूमता है। एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर उछलता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पे ये क्यों कह रहे कि अपने सिर पे उछलता चला जाता है? क्योंकि इसने सिर पे पहने जाने वाली टोपी पैरों में लगा रखी है। ठीक है, वो चल तो पैरों से ही रहा है, लेकिन क्योंकि उसने सिर पे पहनने वाली टोपी पैरों में लगा रखी है, इसीलिए कह रहे कि वो अपने सिर पर उछलता हुआ घर चला जाता है। ठीक है ना? तो ये थी हमारी एक प्यारी सी पोयम। इस पोयम के जो राइटर हैं वो हैं नटाली जोन। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही कमाल की मज़ेदार पोयम थी, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ ली, समझ ली। चलिए अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारा लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्या है? वर्क इन पेयर, पेयर में काम करो। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट्स को पहचानो। चेक योर आंसर विद द टीचर, टीचर के साथ में अपने आंसर को चेक करो। तो पहला मेरा स्टेटमेंट क्या है? द पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच एन अम्यूजिंग सॉन्ग। पोएट ये कह रही हैं कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में ऐसा अम्यूजिंग सॉन्ग नहीं सुना है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? बताओ, ये मेरा ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? ये मेरा बिल्कुल दोस्तों क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है ना? चलिए, द फनी मैन वर क्वाइट इल मैनर्ड, जो फनी मैन है वो काफ़ी इल मैनर्ड था, मतलब उसको तमीज़ नहीं थी, बहुत बदतमीज़ी से पेश आ रहा था। तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भाई ऐसा नहीं था, वो व्यक्ति बहुत ही तमीज़दार व्यक्ति था। ठीक है, और बहुत ही अदब के साथ में, तमीज़ के साथ में, राइटर के साथ में पेश आ रहा था। द फनी मैन वोर टू हैट्स ऑन हिज फीट, उसने अपने पैरों में दो चप्पलें, दो चप्पलें कह रहा हूँ, उसने अपने पैरों में दो टोपियां पहन रखी थी। तो एकदम सही भाई, ट्रू, पहन रखी थी उसने। द फनी मैन हॉप्ड ऑन हिज हेड टू रीच होम, घर जाने के लिए जो फनी मैन है वो अपने पैरों पर उछलता हुआ, अपने सिर पर उछलता हुआ गया। ठीक है, गया वो पैरों से ही था, लेकिन क्योंकि उसने टोपी पहन रखी ना पैरों में, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो अपने सिर से उछलता हुआ गया, हालांकि गया पैरों से ही है। ये स्टेटमेंट मेरा क्या है? ट्रू है।
द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोएट, फनी मैन ने पोएट को रोज दिया, नहीं, उसने क्या दिया था, उसने बन दिया था, तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। लास्ट है, द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट, जो फनी मैन है वो पोएट को देखकर उसने स्माइल करा। ट्रू जी, एकदम सही है, करा था उसने, ठीक है ना। चलिए क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम बेस्ड ऑन द मीनिंग गिवन, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको इन वर्ड्स को पहचानना होगा, इनको पूरा करना होगा, ठीक है। जो मीनिंग दे रखी ना इसके हिसाब से देना होगा कंप्लीट, मतलब करना होगा कंप्लीट। अ स्मॉल सीडलेस रेजिन, तो ये यहाँ पे कनकरेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा हाँ, ये यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं, कर करंट CUR कर करंट AN, रुको स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या मैं, कर करंट की CUR ही तो होती कि N भी आता है, नहीं CUR N आखिरी में, ठीक है, CURR, ठीक है। ये है मेरा CU, एक R है, डबल R ANT, ठीक है, ये हो गया जी, ठीक है, कर करंट। चलो मूव अनस्टडली, मतलब अनस्टडली मूव करना, तो ये तो स्टैगर्ड हो गया, लड़खड़ाना मतलब, ठीक है। तो STAGGER, स्टैगर और ED स्टैगर्ड, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड वाले पर। ये थर्ड वाला क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द रीजन, कारण के साथ में इन सेंटेंस को पूरा करो। द टोन ऑफ द पोएम इज खाली जगह बिकॉज, खाली जगह, जो पोएम की टोन है वो कैसी है, कॉमेडिक है, ह्यूमरस है कि नहीं है, कैसी है, कॉमेडिक है और ह्यूमरस है, ठीक है। बिकॉज क्या है इसका रीजन, इसका रीजन यही है, द एक्शन ऑफ द फनी मैन आर स्ट्रेंज बट अम्यूजिंग, मतलब जो फनी मैन का एक्शन है वो स्ट्रेंज है थोड़ा, लेकिन अम्यूजिंग है। द राइम स्कीम ऑफ पोएम इज, तो भाई हमको नेक्स्ट इसमें राइम स्कीम पता करनी है पोएम की, तो चलो पता कर लेते हैं। तो शुरुआत पहले इस वाले से करते हैं। तो देखो आखिरी में मैन आ रहा है, इसमें स्ट्रीट है, हेड है, फीट है, तो स्ट्रीट और फीट ये तो मैच कर रहा है, बट ये दोनों नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले में चेक कर लेते हैं। तो सेकंड में है स्माइल एट मी, पोलाइट बिफोर साइट, तो भाई पोलाइट और साइट ये मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। पोलाइट और सैट फिर से ये मैच कर रहे हैं, और मी बिफोर ये अलग हो जाएगा। ऐसे ही इसमें रोज नोज मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें वेल स्मेल ये मैच कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सॉन्ग, लाइफ, ग्राउंड साउंड ये मैच है, और सैड हेड ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी जो राइम स्कीम होने वाली है वो आपकी बी ये हो गई, ठीक है, और ए, दिक्कत ये है कि ये थर्ड वाली किसी से ए और थर्ड नहीं मैच कर रही है, तो इसकी मेरे हिसाब से जो राइम स्कीम होने वाली है वो आपकी ABCB होगी। कैसी होगी, ABCB, ठीक है। तो इसका आंसर ABCB आ जाएगा आपका, यहाँ पे ABCB लिख दो, ठीक, ABCB, ABCB, ठीक है। एंड इट गिव्स क्वालिटी टू द पोएम, और ये पोएम को कैसी क्वालिटी दे रही है, ये पोएम को म्यूजिकल, गाने जैसी क्वालिटी दे रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यूजिकल, ठीक है। चलिए जी, तो थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड क्या है, द पोएट हैज़ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड फनी इन ऑर्डर टू, जो पोएट हैं इन्होंने फनी वर्ड को क्या करा है, रिपीट करा है, किस लिए करा है, ताकि ये जो इस पोएम की जो टोन है, कॉमेडिक टोन, इसको हाईलाइट किया जा सके, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। नेक्स्ट इसमें मेरा क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट में दिए हुए ऑप्शंस में से सही आंसर को चुनो। तो पहला मेरा क्या है, द पोएम यूज विविड इमेजरी टू क्रिएट ए, खाली जगह, फिर ब्रैकेट में दिया है ह्यूमरस एंड नॉनसेंसिकल कंफ्यूजिंग बट थॉट प्रोवोकिंग सीन। क्या कह रहे कि भाई जो पोएम है इसमें विविड इमेजरी का यूज हो रहा है, किसको क्रिएट करने के लिए, ह्यूमरस और नॉनसेंसिकल सीन को क्रिएट करने के लिए, या फिर कंफ्यूजिंग लेकिन थॉट प्रोवोकिंग, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लेकिन विचार करने पे मजबूर हो जाए इंसान, ऐसे दृश्य को बनाने के लिए। तो इसका आंसर ये होगा, ह्यूमरस और नॉनसेंसिकल, ठीक है। ऐसा थॉट प्रोवोकिंग टाइम थोड़ी ना, मतलब टाइप थोड़ी ना कुछ है इसमें। चलो जी, सेकंड वाले पर आते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज इन, खाली जगह, मोनोलॉग डायलॉग फॉर्म,
जो पोएम है वो मेरी किस में है, मोनोलॉग फॉर्म में कि डायलॉग फॉर्म में है? बताओ। डायलॉग फॉर्म में। देखो डायलॉग मतलब कि जैसे डायलॉग नहीं बोलते हैं एक दूसरे को, उस फॉर्म में कि मोनोलॉग फॉर्म में? तो आंसर है मोनोलॉग फॉर्म। ठीक है, डायलॉग फॉर्म इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है, सवाल जवाब नहीं चल रहा है। थर्ड में क्या है, दी फेजेस साउंडिंग साइट एंड हॉप्ड होम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या कह रहे हैं कि जो मेरे फेज हैं साउंडिंग साइट, हॉप्ड होम, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अलिट्रेशन और सिमिली। तो दोस्तों सिमिली मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। क्या यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा? नहीं, बल्कि यहाँ पे स्टार्टिंग के साउंड मेरे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। साउंडिंग साइट एस एस, हॉप्ड होम एच एच। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। ठीक, चलिए फिफ्थ वाले पर आते हैं। तो फिफ्थ मेरा क्या कह रहा है, रीराइट दी फॉलोइंग लाइन फ्रॉम दी पोयम इन करेक्ट ऑर्डर। इन लाइनों को सही ऑर्डर में लिखिए। तो इसको क्या करना है, सही ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच आ फनी साउंडिंग साइट। तो इसमें क्या पहले ये आएगा क्या, सच आ फनी साउंडिंग साइट? रुक जाओ एक सेकंड दोस्तों, फिर से पोएम पर चलते हैं। क्या है, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट। नेवर हैड सीन कहाँ गया, नेवर हैड सीन फनी साउंडिंग, ये रहा। क्या है, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच आ फनी साउंडिंग साइट। ठीक है, इसमें तो यही दिया हुआ है, इसमें तो यही दिया हुआ है। तो ये क्या रीअरेंज करने की बात कर रहे हैं भाई, रीअरेंज दी फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम दी पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ये लाइनें पोएम की दी हुई हैं, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ठीक है ना, इसमें आगे पीछे लिखा हुआ है। जैसे कि पहले ना इसमें आई हैड आएगा, आई हैड आएगा, मुझको लगा पोएम के हिसाब से सही करना है, लेकिन नहीं, इसको ऐसे ही करना, आई हैड नेवर। अब नेवर आ जाएगा आपका, आई हैड नेवर सीन, अब सीन के बाद में आएगा आपका सच ए फनी, सच अ फनी साइट, अच्छा साउंडिंग भी तो है, सच अ फनी साउंडिंग साइट, साउंडिंग साइट SIGHT। ठीक है, अच्छा बिफोर बच रहा है, बिफोर भी लिख लो आखिरी में। चलो वैसे बिफोर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, बचा है तो लगा लेते हैं। तो ये हो गया मेरे इसका आंसर, आई हैड नेवर सीन सच अ फनी साउंडिंग साइट बिफोर। ठीक है, चलो जी, ये इसका हो गया आंसर। समटाइम्स अ पोएट चेंजेस द वर्ड ऑर्डर इन्वर्जन इन अ लाइन इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रिदम। देखो यही कह रहे हैं कि कई बार जो लेखक होते हैं ना, वो शब्दों को क्या करते हैं, पलट देते हैं, उनके क्रम को पलट देते हैं ताकि राइम बनी रहे। ठीक है, रिदम राइम बना रहे। सेकेंड है मेरा, वाई हैज द पोएट यूज्ड फेज लाइक फनी साउंडिंग साइट एंड फनी फीलिंग साउंड विद रेफरेंस टू द फनी मैन। फनी मैन के रेफरेंस में जो पोएट हैं वो फनी साउंडिंग साइट और फनी फीलिंग साउंड जैसे फ्रेजेस का क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो जी, इस पोयम के अंदर मेरा क्या चल रहा है, इस पूरे पोयम के अंदर हमारी एक कॉमेडिक और ह्यूमरस टोन चल रही है कि नहीं है? तो ये जो मेरे फ्रेजेस हैं ना, इनका यूज इसी टोन को और इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ठीक, चलिए फोर्थ पर आते हैं। तो इसका ये फोर्थ क्या कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल लाइफ सिचुएशन वेयर पीपल डू सिमिलर थिंग्स फॉर फन, एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस, शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। क्या आपको कोई असल जिंदगी की कोई सिचुएशन याद है, मतलब आप सोच सकते हो जहाँ पे लोगों ने ऐसे ही सिमिलर कुछ हरकतें करी हों मज़े के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, किसी चीज़ के लिए? तो अगर आपको ऐसी कोई घटना याद है तो उसको अपने क्लास के बच्चों के साथ में और टीचर्स के साथ में शेयर करो। ठीक है, चलिए लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्या है, रीड दी एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इन एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ो और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर दो। तो ये मेरा क्या है, ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस with a rose and taking out a currant bun, he held it to my nose. I staggered back against the wall and then I answered well. तो यहां पर क्या इसका मतलब कि जो फनी मैन है वो कहता है कि आप मुझे, महारानी जी, आप मुझे ये गुलाब आपको देने की इजाजत दें। और ये कहने के बाद में वो बन को निकाल के एकदम लेखिका के एकदम मुंह पे रख देता है। ठीक है ना,
अब इसको देखकर ये लड़खड़ा जाती हैं, एकदम हैरान हो जाती हैं, लड़खड़ा के पीछे दीवार की तरफ जाती हैं। फिर जवाब ये दे रही होती हैं वेल, मतलब आगे बोलती नहीं कि मैंने कभी इतना फनी स्मेलिंग बन नहीं देखा, ऐसे करके कुछ। तो यहीं पे ख़त्म है। तो इसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सट्रैक्ट का, वाई डज द फनी मैन एड्रेस द पोएट एज योर हाइनेस। जो फनी मैन है वो पोएट को योर हाइनेस करके एड्रेस क्यों कर रहा है, मतलब उनको योर हाइनेस करके क्यों बुला रहा है। तो वो अपनी मतलब ये जो एड्रेस है ना, ये पोलाइटनेस दिखा रहा है, ठीक है ना। जो फनी मैन है बहुत ही पोलाइट है, तो ये रिस्पेक्ट के साथ में उनको ये बोल रहा है योर हाइनेस, ठीक है, इसीलिए यूज कर रहा है रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ठीक। चलिए सेकंड वाले पर आते हैं, चूज अ फेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट अ पोलाइट रिक्वेस्ट। एक्सट्रैक्ट में से फेस को चुनिए जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट को क्या है दिखाता है। तो यही है, ये जो नहीं है अलाउ मी टू प्रेजेंट योर, ये वाली लाइन है जो कि लोग पोलाइटनेस में बोलते हैं, ठीक है, अलाउ मी टू प्रेजेंट ऐसे करके। चलिए तो अगला मेरा ये बन वाला है, चूज दी ऑप्शन विच शोज अ करकरेंट बन। आपको ऑप्शन चुनना है जो कि मेरा करकरेंट बन को दिखा रहा हो। तो करकरेंट बन में थोड़े धब्बे धब्बे टाइप के होते हैं, ये वाला है जहां तक मुझको लग रहा है, जिसपे चेरी लगी हुई है। रुक जाओ, ये लेकिन इसमें क्रीम है भाई, क्रीम नहीं होती करकरेंट बन पे। करकरेंट जो बन होता है उसमें ना क्रीम नहीं होती, वो सादा बन होता है, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़े धब्बे होते हैं, बाकी किसी में धब्बे लग नहीं रहे मुझको, बाकी किसी में मुझे धब्बे लग नहीं रहे हैं गाइस। वैसे ये बी वाला ही ज़्यादा हमारे करकरेंट बन के डिस्क्रिप्शन को फिट कर रहा है। ये तो नहीं तो डोनट है, ठीक है, और ये तो हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसको, कुकी। ये तो कुकी है, और ये क्या है भाई, ये भी ये शायद ब्रेड है, हाँ ये ब्रेड है, यही बन है हमारा करकरेंट बन। चलो फोर्थ पे आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। सही कारण के साथ में सेंटेंस को पूरा करो। व्हेन द पोएट सेज वेल इट एक्सप्रेस सरप्राइज, दिस वाज सो बिकॉज। जब पोएट कहती हैं वेल तो ये सरप्राइज को, उनके आश्चर्य को दर्शा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि मैं आपको गुलाब दे रहा हूं, लेकिन उसने बन पकड़ा दिया, तो इसीलिए उनके मन में हैरानी होगी, कह रही है तो गुलाब कहते इसने बन पकड़ा दिया हमको, ये कौन सी बात हुई, ठीक है। चलिए, यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड, माई फ्रेंड वाई डू यू वेयर टू हैट्स अपॉन योर फीट, आई सेड। ही टर्न द अदर वे अबाउट ही एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड। देखो क्या मतलब है इसका, कि भाई यू नेवर हर्ड, जो ये लेखिका ये हम लोग से बात करते कहने रही थी कि भाई आपने कभी अपने जीवन में ऐसी फनी फीलिंग साउंड नहीं सुनी होगी। मेरे दोस्त, अब ये पूछती हैं उससे फनी मैन से कि मेरे दोस्त तुमने अपने पैर पर ये 2 टोपियां क्यों पहन रखी हैं, ये पूछती हैं। तो वो मुड़ता है और अपने घर उछलता हुआ चला जाता है अपने सिर के ऊपर, मतलब जो टोपियां पहने उनके ऊपर उछलता हुआ घर चला जाता है, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला मेरा क्या कह रहा है, चूज द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच टेल अस दैट द साउंड वाज यूनिक। एक्सट्रैक्ट से उस लाइन को चुनिए जो कि हमको ये बताता है कि जो साउंड है ये यूनिक है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग की मेरी लाइन है, ये वाली, यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पर आते हैं। सेकंड मेरा क्या है, कंप्लीट दी सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। सही कारण के साथ में सेंटेंस को पूरा करो। दी पोएट कॉल्स दी फनी मैन माई फ्रेंड बिकॉज, जो पोएट है वो फनी मैन को माई फ्रेंड मेरा दोस्त कह रही है। क्यों, क्योंकि देखो भाई जो फनी मैन है वो शुरुआत से ही बहुत ही अदब के साथ में, बहुत ही तमीज़ के साथ में पेश आ रहा है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आ रहा है। तो जो पोएट है ना वो भी उसको एक तरीके से अपना दोस्त मानते हुए उससे बोल रही हैं कि मेरे दोस्त ये बताओ, ये जो तुमने इतना कमाल का ये जो कपड़े पोशाक पहन रखी है ये सब क्यों पहनी है, ठीक है, ऐसे पूछना चाह रही थी वो, लेकिन वो चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माई फ्रेंड का यूज़ क्यों है, क्योंकि वो फ्रेंडली तरीके से, पोलाइट तरीके से उससे बात करना चाह रही थी, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चाहो तो ये लिख सकते हो बिकॉज के बाद में, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू, नहीं टॉक टू हिम नहीं है, इसमें डाल देना शी इज इंगेजिंग विद हिम इन अ फ्रेंडली एंड पोलाइट वे, ठीक है, इतना लिख लो। चलो थर्ड पे आते हैं। व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू द पोएट क्वेश्चन टेल अस अबाउट हिम। क्या कह रहे हैं कि भाई फनी मैन का जो रिएक्शन था पोएट के क्वेश्चन को लेकर, इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है। तो देखो भाई जो फनी मैन है वो कैसा है, वो केयर फ्री है, ठीक है, प्लेफुल है, ठीक, उसको दुनिया से कुछ मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो इस तरीके से उल्टे तरीके से कपड़े पहनता नहीं ना। तो
एकदम से फ्री स्पिरिट वाला व्यक्ति है वो, ठीक है ना। तो जो आदमी का रिएक्शन है, जैसे कि वो कूद कूद के घर जा रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो केयर फ्री है, ठीक है, प्लेफुल है, ठीक है, मतलब फ्री स्पिरिट टाइप का है, एकदम उसको किसी कोई टेंशन वेंशन नहीं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही आंसर को पिक करिए। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट मेक्स द रीडर फील्स। जो आखिरी लाइन है हमारी एक्सट्रैक्ट की, वो रीडर्स को कैसा फील करा रही है? तो ऑप्शन है आपका चीयरफुल, ठीक है, क्योंकि वो उछलते उछलते बच्चों की तरह उछलते उछलते घर जा रहा है ना, तो ये चीयरफुल फील करा रही है हमको, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं सीधे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द फनी मैन वॉज द मोस्ट अपीलिंग टू यू, वाई? फनी मैन का कौन सा गुण आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्यों? तो भाई फनी मैन कैसा है? बहुत ही प्लेफुल है, ठीक है, बहुत ही मजेदार है, तो वही मुझको सबसे बढ़िया लगा। द मोस्ट अपीलिंग ट्रेट ऑफ फनी मैन इज हिज प्लेफुलनेस, ठीक है। और क्यों? क्योंकि उसको इसके इस ट्रेट को देख के हमें खुशी मिल रही है, ठीक है। इट ब्रिंग्स अस जॉय एंड अम्यूजमेंट, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड वाले पर आते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फनी मैन डज नॉट यूजुअली the funny man does unusual things in the poem. How does it affect the overall mood of the poem? जो फनी मैन है वो पोएम में बहुत सारी अनयूजुअल घटनाएं कर रहा है, ठीक है, तो ये इस पोएम के ओवरऑल मूड को कैसे अफेक्ट कर रहा है? तो इसके जो अनयूजुअल बिहेवियर्स हैं ये और मजाकिया कह सकते हो, और मजाक जोड़ दे रहे हैं इस पोएम के साथ में, ठीक है, और ह्यूमर ऐड कर दे रहे हैं इसमें पोएम में, ठीक है। हिज अनयूजुअल बिहेवियर एड्स मोर ह्यूमरस मूड टू द पोएम, ठीक, ऐसे लिख लीजिए। चलिए थर्ड पर आते हैं। व्हाट अल्टरनेटिव टाइटल वुड यू सजेस्ट फॉर द पोएम? गिव रीजन फॉर योर चॉइस। आप और कौन सा टाइटल, कौन सा अलग शीर्षक इसको सजेस्ट करना चाहेंगे? तो भाई फनी मैन के ऊपर है कि नहीं? इसमें लिख लो द मैन हु वेयर शूज एज अ हैट। नहीं, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा, थोड़ा छोटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा देते हैं। दी हैट शूज ऐसे लिख लो, दी हैट शूज, ठीक है, ये छोटा भी है और थोड़ा सा पढ़ने में वैसा भी है, लोग पढ़ेंगे सोचेंगे अरे इसमें क्या चीज़ है, चलो देखते हैं, ठीक। चलो तो अच्छा, मेरा रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उसने ऊपर नीचे पहन रखे थे ना, सिर पे जूता और पैर पे टोपी, इसलिए मैंने हैट शूज़ को टाइटल दिया है। कुछ और भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही दो। चलिए जी फोर्थ वाले पर आते हैं। वाई डू यू थिंक द पोएट हैड इंक्लूडेड डायलॉग्स इन दी पोयम? क्या कह रहे कि पोएट ने पोयम में डायलॉग्स क्यों इंक्लूड करें? तो भाई क्यों इंक्लूड करें? ताकि और ज़्यादा इंगेजिंग हो जाए, ठीक है, जो कैरेक्टर है ना उनको एकदम, उनको मतलब उनमें और लाइफ भर दे और जीवन भर दे, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये होने वाला है, द पोएट यूज डायलॉग्स टू मेक द पोयम मोर इंगेजिंग, ठीक है, एंड ब्रिंग कैरेक्टर्स टू लाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5th मेरा क्या है? व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन? जो पोएट हैं वो क्या कन्वे करना चाह रही हैं जो फनी मैनर्स के इस अलग से बर्ताव को हाईलाइट करके? तो बताओ क्या कन्वे करना चाह रही हैं? ये मतलब जो फनी मैन का कह सकते हो एक तरीके से चार्म था, ठीक है, जो फनी मैन की मजाकिया हरकत थी, ठीक है, तो ये उसको क्या करना चाह रही हैं? कन्वे करना चाह रही हैं, ठीक है। द पोएट हाईलाइटेड द फनी मैन्स बिहेवियर टू शो द चार्म इन बीइंग डिफरेंट, ठीक, एंड इन बीइंग ह्यूमरस, या फिर रुको कुछ और भी डाल सकते हो इसमें, हाँ यही डाल लो, चलो यही रहने दो, ठीक है। द पोएट हाईलाइट्स फनी मैन्स बिहेवियर टू शो हिज चार्म एंड द वे ही लिव्स हिज लाइफ एंड द केयर फ्री वे ही लिव्स हिज लाइफ। ये लिख लो, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ये लास्ट वाला लिख लेना आप, ठीक है। चलिए लेट अस लर्न, क्या है? रीड द फ्रेज फ्रॉम द पोयम। पोयम से इन फ्रेजेस को पढ़ो। क्या है? वॉकिंग डाउन, टेकिंग आउट, स्टैंड डाउन, दीज आर फ्रेजल वर्ब। ये मेरे क्या होते हैं? ये मेरे होते हैं फ्रेजल वर्ब। अच्छा फ्रेजल वर्ब क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेजल वर्ब्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब with a preposition or adverb that together function as a single unit। क्या कह रहे हैं? फ्रेजल वर्ब मेरे वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन होते हैं, या फिर वर्ब और एडवर्ब के कॉम्बिनेशन होते हैं,
जो कि मेरे सिंगल यूनिट के तौर पे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वॉकिंग डाउन, यहाँ पे वॉकिंग और डाउन इनका अलग अलग मतलब नहीं है, बल्कि वॉकिंग डाउन का सेम मतलब है, ठीक है। ऐसे टेकिंग आउट, ये दोनों सेम में पढ़ोगे तब इनका मतलब समझ में आएगा। सैट डाउन, यहाँ पे भी इन दोनों का सेम मतलब एक ही मतलब है, ठीक। दो वर्ड्स का मतलब ये नहीं इनका दो मतलब है, ये एक के लिए ही यूज हुए हैं कि वहीं नीचे बैठ गया वो, ठीक है। चलिए, दे ऑफन हैव मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल वर्ड यूज अलोन। अक्सर इनकी क्या होती है, जो मीनिंग होती है वो इनकी इंडिविजुअल वर्ड्स अगर हम लोग अकेले में यूज करते हैं तो उनसे अलग रहती है। द सेम वर्ड फॉलोड बाय डिफरेंट प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग। क्या कह रहे हैं कि भाई सेम वर्ब के बाद में अगर हम कोई अलग प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देते हैं तो उसकी मीनिंग की भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। चलिए, मैच द फ्रेजल वर्ब इन कॉलम 1 विद द करेक्ट मीनिंग इन कॉलम 2। कॉलम 1 में फ्रेजल वर्ब दिए हैं, कॉलम 2 में उनकी मीनिंग दी है, मैच करनी है। चलो भाई मैच करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है मेरा टेक अप। क्या है मेरा, टेक अप। तो टेक अप कहाँ जाएगा, टेक अप टेक अप टेक अप टेक अप, टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड समथिंग, टू अज्यूम, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, यही होगा टेक अप, ठीक है। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर ये तो उसके लिए होता है, रिजेम्बलेंस के लिए, कोई किसी की तरह दिख रहा है ना कि भाई वो तो उसकी तरह दिखता है, ठीक है। टेक ओवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, अपने अंडर लेना। टू अज्यूम अरे रुको 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 रुको, ये टेक ओवर का होगा, रुको ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ये ना टेक ओवर का होगा, ये मैंने गलत कर दिया टेकअप में, मैंने ध्यान से देखा ही नहीं उसको। चलो ये टेक ओवर का होगा, टू अज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, ठीक है। टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब एक तो उड़ने वाला होता है टेक ऑफ, कौन सा, टू बिकेम सक्सेसफुल और पॉपुलर क्विकली, तो ये टेक ऑफ होगा, ठीक है। टेक अप, टू बिगिन टू स्टडी प्रैक्टिस और डू समथिंग। टेक इन तो ये कॉम्प्रिहेंड करना, और लास्ट जो बच रहा है यही मेरा बच रहा है, गलत तो नहीं है। मुझे पता है टेक अप वाले में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, बाकी सब तो मुझे ठीक लग रहा है। टेक आफ्टर, टेक इन, टेक ओवर, टेक ऑफ, ठीक है, सही है। चलो तो ये आपका फर्स्ट है, सेकंड वाला ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, और फिफ्थ ये रहा, ठीक है। चलो जी, तो ये तो इसके आंसर हो गए। अब आगे इसमें क्या है, नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुइटेबल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द टेबल गिवन इन कॉलम 1 in 1 you may change the tenses of the verb if required। क्या कह रहा है कि भाई कॉलम 1 में जो मेरे फ्रेजल वर्ब दिए हैं आपको उनका यूज करके इन जगहों को भरना होगा। आप चाहो तो उनका वर्ब सॉरी टेंस यूज कर सकते, टेंस चेंज कर सकते हो, नॉट यूज, चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू टेक ओवर, टेक ओवर यहाँ पे तो टेक ओवर आएगा, पहले वाले में टेक ओवर आएगा पक्का। द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू टेक ओवर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ आ जाएगा टेक ओवर। आई ट्राइड हार्ड टू वॉट द राइटर वॉन्टेड टू से बट वॉज अनसक्सेसफुल, तो राइटर है ना, समझना आएगा इसमें, ठीक है। आई ट्राइड हार्ड टू टेक इन, ठीक, यहाँ टेक इन आ जाएगा। अर्जुन डिसाइडेड टू, खाली जगह, पेंटिंग एज हिज हॉबी, अर्जुन डिसाइडेड टू टेक अप, हाँ टेक अप आ जाएगा। अर्जुन डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग एज अ हॉबी। चलो, द स्मार्टफोन्स क्विकली, खाली जगह, द सेल्स इन द मार्केट, तो ये तो वो होगा आपका टेक आफ्टर, टेक ओवर, सॉरी, हाँ टेक ओवर। द स्मार्टफोन, रुको रुको, टेक ओवर तो ऊपर भी आया था, क्विकली टुक ऑफ, ठीक है, ये टुक ऑफ हो जाएगा, यहाँ टुक ऑफ लिख दो। द स्मार्टफोन क्विकली टुक ऑफ द सेल्स इन द मार्केट, ठीक है। फिफ्थ है मेरा शीला, खाली जगह, हर फादर, दे हैव सेम स्माइल, तो ये तो वो है टेक आफ्टर, विदाउट एनी डाउट, टेक्स आफ्टर, शीला टेक्स आफ्टर हर फादर, दे हैव द सेम स्माइल, खत्म कहानी। चलिए जी, तो फिर नेक्स्ट पर आते हैं, क्या कह रहे हैं, मैच दी वर्ब इन कॉलम 1 विद एनी सुइटेबल एडवर्ब और प्रीपोजिशन कॉलम 2, राइट देयर मीनिंग इन कॉलम 3, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अच्छा, क्या कह रहे हैं, कॉलम 1 से आपको उठाना है, फिर कॉलम 2 से उठाना है, दोनों को मिला के वर्ड बनाना है, उसकी मीनिंग लिखनी है, ठीक है। तो रन, पहला तो लुक का दिया है, लुक आफ्टर, ठीक है, तो रन ओवर, ओवर है कि नहीं है इसमें,
ओवर है, नहीं ओवर नहीं है। रन ओवर का मतलब होता है गाड़ी चढ़ा देना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल इसमें। तो रन रन अच्छा रन अवे भी तो हो सकता है, नहीं 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 रन अवे भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। रन डाउन, रन डाउन भी हो सकता है, रन डाउन जो टूटा फूटी जगह नहीं होती उसको बोलते हैं रन डाउन, ठीक है। इसके अलावा रन आउट मतलब खत्म, रन आउट मतलब वो क्रिकेट वाला रन आउट नहीं, खत्म हो जाना। एक काम करो, रन आउट लिख लो, इतने सारे लिखने के बजाय रन आउट लिख लो। रन आउट लिख लीजिए, इसका मतलब यही है कि भाई कुछ भी खत्म ना होना, सब खत्म हो जाना, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो अगला है मेरा पुट, तो पुट पे लिख दो पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब तो पहनना होता है, ठीक है। पुट पुट अवे रख दो, ठीक है, अलग रख दो। और भी कुछ है, पुट आउट, पुट आउट मतलब बुझाना उजाना हो गया। पुट 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 ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है, तो पुट ऑफ ही लिख लो आप। चलो ब्रेक, तो ब्रेक को ब्रेक डाउन, टूट जाना, ब्रेक इनटू कहीं ज़बरदस्ती घुस जाना, ठीक है। ब्रेक अवे किसी चीज़ से टूट जाना, ठीक है। ब्रेक इन मतलब घर के अंदर तोड़ के घुस जाना, ऐसा वाला। ब्रेक ऑन नहीं, ब्रेक इनटू, इनटू तो मैंने बता दिया ना अभी, हाँ इनटू मैंने बता दिया है। ब्रेक डाउन भी है, ब्रेक ऑफ भी है। एक काम करो इसमें ब्रेक इनटू लिख लो, ब्रेक इनटू या ब्रेक इन, ठीक है। और इसका मतलब यही कि भाई फोर्सेबली यानी ज़बरदस्ती घुसना, टू एंटर फोर्सेबली, ठीक है। और आखिरी वाला लिख लो कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब किसी प्लान को कैंसिल कर देना, कोई प्लान बनाया था उसको आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है, ख़त्म करिए, तो कॉल ऑफ। चलो ये तो इसका आंसर हो गया। नाउ फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग एनी 5 फ्रेजल वर्ब। अब आपको फ्रेजल वर्ब, किन्हीं भी 5 फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाना होगा। तो दोस्तों कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है, इजी होते हैं, बना लोगे 2 मिनट में। मैंने आपको अलग अलग मीनिंग बता दिए, उस हिसाब से बना लेना। चलिए थर्ड क्या है इसका, रीड दी फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोयम। पोयम से जुड़े हुए ये जो मेरे वर्ड्स हैं इनको पढ़िए। तो मेरे वर्ड्स हैं वॉकिंग, स्टैगर्ड, हॉप। वॉकिंग का मतलब होता है चलना, स्टैगर्ड लड़खड़ाना, और हॉप का मतलब होता है कूदना, ठीक है, यानी कि उछलना, कूदना है उछलना, ठीक है। द गिवन वर्ड्स डिनोट द डिफरेंट वे ऑफ वॉकिंग। जो दिए हुए मेरे वर्ड्स हैं वो अलग अलग तरीका दिखाते हैं किसका, चलने का। अरेंज द वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेस। बॉक्स में मुझको वर्ड्स को तेज बढ़ते रफ्तार के हिसाब से क्या करना है, लगाना है। तो सबसे पहले स्टैगर लड़खड़ाना, फिर चले, अच्छा लड़खड़ाए थे पहले, चले, चलने के बाद में क्या करेंगे, थोड़ा तेज चलने लग गए। तो यहाँ पे आपका जॉग और ट्रॉट दोनों ही आ सकता है। वैसे पता है यहाँ पे ट्रॉट लिख लो, ट्रॉट, ठीक है। देखो ट्रॉट तो मतलब जैसे घोड़ा टपक टपक करके नहीं चलता है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे रुकिए 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 रुकिए, यहाँ पे ना रुको, जॉग लिख लो, यहाँ पे जॉग कर लो, JOG, जॉग। फिर हॉप, उछलने लग गए, और उछलने के बाद में यहाँ पे आप ट्रॉट लिख लो, ठीक, टपक टपक वाला। रन, रन के बाद में आखिरी में आ जाएगा स्प्रिंट, मतलब पूरी ताकत लगा के दौड़ना, ठीक है। चलिए तो ये तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या है, लेट अस लिसन। तो दोस्तों अब हम लोग फिर से ट्रांसक्रिप्ट पर आ चुके हैं। अब पहले हम लोग इसके ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ेंगे और फिर जो हमारे ये हैं क्वेश्चन उनके आंसर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा फनी मैन का ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। हेलो, दिस इज क्वाइट अ फनी इंसिडेंट। ये काफ़ी मजाकिया घटना है। वन डे, एक दिन, आई वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड विद प्रिपेयरिंग फॉर माई प्रेजेंटेशन। मैं अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करने में इतना ज़्यादा मग्न था। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ स्टडिंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस, आई फाइनली केम होम। बहुत दिन लंबे पढ़ाई के बाद में मैं अपने घर आता हूँ, एग्जॉस्टेड, थका हुआ। आई रिमूव माई शू एट द डोर। मैं दरवाजे पे अपने जूतों को निकालता हूँ। एंड हेडेड स्ट्रेट टू द किचन फॉर सम, और सीधे रसोई घर की तरफ जाता हूँ कुछ दोपहर का खाना खाने के लिए। आई सर्व माई सेल्फ दाल चावल एंड एट इट। मैं दाल चावल परोसता हूँ और खा लेता हूँ। स्टिल थिंकिंग अबाउट ऑल द टॉपिक्स आई नीडेड टू कवर। उन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं अब भी सोच रहा होता हूँ जो कि मुझे कवर करने हैं। वंस आई फिनिश माई लंच, मैं जैसे अपने लंच को ख़त्म करता हूँ, आई गॉट अप टू पुट माई शूज़ अवे इन माई रूम एंड प्लेस माई प्लेट इन द किचन। मैं उठ के अपने जूते को अपने कमरे में और प्लेट को किचन में रखाता हूँ। हावेवर, बीइंग सो प्री ऑक्यूपाइड, आई एंड अप डूइंग द अपोजिट। मतलब
ये करने के लिए उठते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ये मग्न होते हैं अपने काम में कि उसका उल्टा कर दे बैठते हैं। आई वॉक टू माई रूम विद माई प्लेट इन हैंड एंड लेफ्ट इट ऑन माई डेस्क। मैं अपनी प्लेट को अपने हाथ में लेके आता हूँ और अपनी टेबल पर रख देता हूँ। देन आई टुक ऑफ माई शूज एंड प्लेस देम इन द किचन। फिर मैं अपने जूते उतार के उसको रसोई घर में रख देता हूँ। एज आई स्टूड देयर, जैसे मैं वहाँ पर खड़ा रहता हूँ कन्फ्यूज, मतलब वहाँ पर मैं खड़ा खड़ा एकदम कन्फ्यूज रहता हूँ कि मैंने क्या करा। आई रियलाइज वॉट हैव आई डन, मुझे आभास हुआ कि मैंने क्या करा। आई कुडंट हेल्प बट लाफ एट माई सेल्फ, मैं खुद को हंसी से रोक नहीं पाया, मैं खुद पर ही हंसने लगा। आई शुक माई हेड, मैंने अपने सिर को हिलाया। रिकवर्ड माई शूज फ्रॉम द किचन, किचन से अपने जूतों को उठाया। एंड कैप दी प्लेट इन द किचन, और प्लेट को किचन में रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा इसका ट्रांसक्रिप्ट। अब चलते हैं सीधे से क्वेश्चंस पर। चलिए, तो अब इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। यू विल वंस अगेन लिसन टू दी गर्ल नैरेट अ पर्सनल इंसिडेंट। लड़की जो अपने पर्सनल इंसिडेंट को नैरेट कर रही है उसको एक बार फिर से सुनिए। एज यू लिसन अरेंज द इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस। जैसे जैसे आप सुन रहे हो, आपको जो ये सारी घटनाएं जिस क्रम में हुई हैं उसमें इनको लगाना होगा। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं इसको हम लोग लगाना। तो सबसे पहले क्या है कि ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। फिर एट लंच, लंच खाया। एक काम करते हैं, पहले इन सभी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लंच खाया, जूते उतारे, जूते को कमरे में रखा, खुद की गलती पे हंसा, प्लेट को रूम में रखा, प्रेजेंटेशन तैयार करा और प्लेट को किचन में। सबसे पहले प्रेजेंटेशन तैयार की है। ठीक, फिर घर आके लंच खाया है। ठीक है, रुको 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 रुको, घर आके जूते उतारे हैं, देन लंच खाया है। ठीक है, फिर लंच खाया है और खाने के बाद में शूज को किचन में रख दिया। ठीक है, और प्लेट को रूम में। ये हो गया। और जब गलती का एहसास हुआ तो खुद पे हंसी। उसके बाद में जूते को रखा कमरे में और प्लेट को रख दिया किचन में। ठीक है, ये होगा सही ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो ये होने वाला है मेरा सही ऑर्डर। चलिए, लेट अस स्पीक, रीड दी जोक गिवन बिलो। नीचे दिए हुए जोक्स को पढ़िए। अ मैन इज टॉकिंग टू गॉड, एक आदमी है जो कि भगवान से बात कर रहा है। द मैन से, इस आदमी कहता है, गॉड हाउ लॉन्ग इज अ मिलियन ईयर्स, भगवान मिलियन साल कितने होते हैं। गॉड रिप्लाइज, गॉड ने जवाब दिया, फॉर मी, मेरे लिए, इट्स अबाउट अ मिनट, मेरे लिए ये क्या हुआ, मिनट, यानी कि मेरे लिए क्षण के बराबर है। द मैन आस्क, मैन कहता है, हाउ मच इज अ मिलियन रुपीज, आपके लिए मिलियन रुपए कितने हैं। गॉड स्माइल, भगवान फिर से मुस्कुराते जवाब देते हैं, इट्स लेस देन अ रुपी फॉर मी, ये मेरे लिए 1 रुपए से भी कम है। द मैन क्विकली रिक्वेस्टेड, तो मैन जो आदमी है वो फटाक से भगवान से प्रार्थना करता है, गॉड मे आई हैव अ रुपी, भगवान क्या मुझे रुपया मिलेगा। गॉड प्रॉम्प्टली सेड, वेट अ मिनट, वर्क इन अ प्रेयर एंड टेक टर्न्स टू टेल दी जोक। देखो, जिसको जोक समझ में नहीं आया मैं बताता हूँ। जो आदमी है ना वो भगवान से बोलता है ना कि आपके लिए मिलियन रुपए कितने हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये तो 1 रुपए से भी कम है। तो आदमी क्या कह रहा है भगवान से, भगवान 1 रुपए मिलेगा, मतलब वो मिलियन रुपए मांग रहा है। ठीक है, तो इसके जवाब में जो भगवान है वो भी कहते हैं, वेट अ मिनट, 1 मिनट रुको। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था ऊपर भगवान ने, कि मेरे लिए जो मिलियन ईयर है ना वो मेरे लिए 1 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो ये इंसान से ये कह रहा है कि 1 मिलियन साल रुको फिर देता हूँ तुमको। ठीक, ये है। चलो, तो अच्छा, ये मतलब ये कह रहा है कि भाई टर्न्स लेकर आपको ये जोक एक दूसरे को सुनाना है। चलिए, तो लेट अस राइट, क्या है हमारा, limerick is a nonsensical and funny verse consisting of 5 lines. Study the limerick given below and identify the rhyme scheme. क्या कह रहे हैं कि भाई जो मेरी ये दे रखी हुई नीचे पोयम टाइप की लाइम राइम, इसको सॉरी लाइम राइम कह रहा हूँ, लाइमरिक, इसको पढ़ो और इसकी जो रिदम स्कीम उसको पहचानो। तो भाई देखो, देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड हु सेड, इट जस्ट एज आई फियर्ड, 2 owls and a hen, 4 larks and a wren, all have all built their nest on my beard. ठीक है, तो देखो, बियर्ड फियर्ड बियर्ड, ए, हैन वैन, बी, तो इसकी बताओ भाई, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है मेरी, ए बी बी, क्या है, ए बी बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ रीड अनदर limerick. There are 2 friends in Bangalore lanes, once loved book
the other flew plane, they laughed and they play in their own unique way, creating stories and flying in a dream trains. देखो जी, प्लेन्स लेन्स ट्रेन्स ये मैच है, मतलब ये मैच कर रहे हैं सुनने में। तो ये ए हो गया, ये हो गया, प्ले वे ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो इसका क्या है भाई, रिदम स्कीम। इसकी हमारी रिदम स्कीम या फिर जो हमारी वो है राइम स्कीम वो है ए ए बी बी। क्या है, ए ए बी बी। ठीक है, चलो फॉलो द स्ट्रक्चर गिवन बिलो एंड राइट लाइमरिक ऑन योर ओन। नीचे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और खुद का लाइमरिक लिखो। ठीक है, तो भाई इसकी स्कीम मेरी क्या थी, ए ए बी बी ए, यही थी ना। हाँ, ए ए बी बी ए। देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम अ टाउन who always wear brown. He loves to dance whenever he gets a chance. While doing his dance, he always wear his crown. ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग ने भी नन्ना सा अपना लाइम लॉक बना लिया। चाहो तो आप लोग भी बना सकते हो। ठीक है, चलो let us explore first. In ancient Indian literature and mythology, there are several humorous or funny characters who played important roles in the story. क्या कह रहे हैं, भारत के हमारे प्राचीन साहित्य और गाथाओं के अंदर कई सारे ऐसे हमारे मजाकिये कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका कहानी में निभाई है। These characters often represent wit, humor and mischief while conveying deeper moral lessons. ये जो कैरेक्टर्स हैं ये अक्सर बुद्धिमता, शैतानी, ठीक है, अक्लमंदी, इनको दर्शाते हैं हमारे कोई मोरल लेसन देते हुए। मतलब ये हमेशा कोई डीप मोरल लेसन देते हैं। Here are few well known funny characters. यहाँ पे कुछ बहुत ही हमारे फनी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे तेनाली रामा, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। अकबर बीरबल पढ़ा ही होगा। किंग विक्रमादित्य और बेताल। ठीक है, और हमारा अगला क्या है, मुल्ला नसरुद्दीन। ठीक, इन सब के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। टेक एनी स्टोरी टू रीड एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। क्या कह रहे, कोई भी स्टोरी लीजिए पढ़ने के लिए और उसको अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ में शेयर करिए। चलिए, वी कैन आइडेंटिफाई द एक्ट ऑफ फनी मैन with certain modern day activity that have playfulness and unconventional behavior, for example street performer और clowns। क्या कह रहा है कि भाई जो ये फनी मैन का एक्ट है इसको हम मॉडर्न डे की एक्टिविटी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स या फिर क्लाउन। जो क्लाउन होते हैं ना सर्कस वर्कस में, वो अजीब तरीके से कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लोगों को हंसाने का, उनका मनोरंजन करने का ये काम करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट थिएटर। परफॉर्मेंस आर्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिएटर, थिएटर इसमें क्या रहता है कि मतलब अजीबोगरीब लोग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अजीबोगरीब कहानियाँ होती हैं, उसमें ये लोग अभिनय करते हैं। चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी शो, जो बच्चों के एंटरटेनमेंट और कॉमेडी शो होते हैं ना, उसमें भी लोग ऐसी फनी बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, ये सब हमारे दिए हुए हैं। ठीक, सेकंड क्या दिया हुआ है, सुकुमार रे, एन इंडियन पोएट एंड इलस्ट्रेटर हु रोट इन अ सिमिलर स्टाइल इन हिज बुक अबोल तबोल। ठीक है, सुकुमार रे ये एक भारतीय पोएट हैं, भारतीय कवि हैं। ठीक है, इलस्ट्रेटर हैं, जो कि इसी स्टाइल में अपनी बुक में जो जिसका नाम अबोल तबोल है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है। यू मे ऑल्सो शेयर सिमिलर पोएम फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज विद योर क्लासमेट एंड टीचर। आप भी ऐसी कोई पोएम शेयर कर सकते हो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज में हो अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ में। ठीक है, तो ये पोस्टर दिया हुआ शायद अबोल तबोल का। ठीक, चलो जी, तो अब जो है नेक्स्ट मेरी ये सिर्फ पढ़ने के लिए एक पोयम दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। माई लॉस्ट पेंसिल, ओ पेंसिल, डियर पेंसिल, वेयर हैव यू गॉन? आई जस्ट हैड यू हियर अ मिनट एट डॉन। You were sharp and perfect, ready to write. Now you're missing, gone from sight. क्या मतलब है, बच्चा जो उसकी पेंसिल खो गई है, तो ये क्या कह रहा है, ओ पेंसिल, प्रिय पेंसिल, कहाँ चली गई तुम? अभी एक क्षण पहले तो यहीं पर थी। मैंने तुमको नुकीला और लिखने के लिए एकदम परफेक्ट बनाया था, लेकिन अब तुम आंखों से ओझल हो गई हो। Did you roll off my desk? Did you fall to the floor? Did someone swipe you for sure? It's always the same. I lost 50 this year. By the end of the month, they'll just disappear. क्या इसका मतलब
क्या तुम मेरे टेबल के नीचे लुढ़क के चली गई, या फिर तुम कहीं गायब मतलब गिर गई, जमीन पर गिर गई, या कोई तुमको गायब कर ले गया, तुमको कोई मार के ले गया। हमेशा यही होता रहता है। इस साल मैंने 50 पेंसिल खो दी हैं और महीने के आखिर तक सब सारी पेंसिल क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट डे आई विल टाई यू विथ अ टेप और अ स्ट्रिंग बिकॉज लूजिंग माई पेंसिल इज अ रियल थिंग। अगले दिन मैं अपनी पेंसिल को टेप से या फिर धागे से बांध दूंगा, क्योंकि भाई पेंसिल खोना रियल थिंग, यानी पेंसिल का गायब होना यहाँ पे असली चीज़ है। ठीक है, तो ये है हमारा ये था हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो ये तो था हमारा पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको बढ़िया से आ गए होंगे, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।